हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो के साथ। तो कैसे से बच्चों भाई, आज जो हम दिखाएंगे आपको हिंदी का मॉडल पेपर, जो कि ये साहित्य और सामान्य दोनों हिंदी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। वो मैंने इस पर काफी महत्वपूर्ण एमसीक्यू और गद्यांश पद्यांश को जोड़ा है यहाँ पर, जो आपको बहुत महत्वपूर्ण है। कम से कम आपके 80 प्लस नंबर नहीं आए, ज्यादा कह रहा मैं। और नहीं कह रहा है कि 95 प्लस में करो, 85 80 प्लस नंबर आपके आ जाएंगे अगर आपको इतना कर लेते हो तो। कक्षा 12 के लिए होने वाला है ये। और शायद तो सामान्य इसमें दोनों है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, आज के इस सेशन को शुरू करते हैं। तो बताइए, हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन सा है? भागवती, चरण वर्मा, परीक्षा गुरु, कंकाल या पुनर्नवा? तो हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास है वो है परीक्षा गुरु। बी राइट आंसर होने वाला है। नेक्स्ट हमारा अगला, आवारा महिषा की आवारा महिषा की रचना विधा है। आवारा महिषा की जो रचना है किस विधा है? इसमें कड़ा है, जीवनी है या रेखा चित्र या आत्मकथा है? बताइए, आवारा महिषा की रचना किस विधा है? तो आवारा महिषा की रचना जो है वे है जीवनी। बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा, अगर आप इसको भी नहीं बता पाते तो आपसे बेकार है आपका 12th की जिंदगी। अगर आप इस आंसर को भी नहीं बता पाते हो इसको, कि अगेन की उड़ान पुस्तक के रचनाकार है। अगेन की पुस्तक के रचनाकार है अयज्ञ, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, धर्मवीर भारती और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो इसकी जो राइट आंसर होने वाले हैं वे होने वाले हैं, अग्नि उड़ान की पुस्तक लिखक है वे है अब्दुल कलाम। डी ऑप्शन का राइट होने वाला है। नेक्स्ट हमारा अगला, कि बहादुर कहानी के लेखक है। बहादुर कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? प्रेमचंद, जितेंद्र कुमार, अमरकांत के प्रसाद। तो बहादुर कहानी जो लिखी है वे अमरकांत जी द्वारा लिखी गई है। इसका सी ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा, सी। नेक्स्ट हमारा 5वां, कि भाषा भाषा और आधुनिकता के लेखक है। भाषा और आधुनिकता के लेखक बताना आपको। इसमें भाषा और आधुनिकता के लेखक कौन है? क्या वासुदेव अग्रवाल जी हैं, या मोहन राकेश जी हैं, या हरिशंकर प्रसाद या प्रियोजी सुंदर रेड्डी है? तो भाषा और आधुनिकता का लेखक मैं आपको बताना चाहूंगा, भाषा और आधुनिकता का लेखक जो है वे है प्रियोजी सुंदर रेड्डी। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, प्रियोजी सुंदर रेड्डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आप प्रश्न 2, बताइए, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। बताओ, तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1954, 43, 38, 36। तो तार सप्तक का प्रकाशन है वे है 1943। तो आपको इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि आपसे पूछने लगा तार सप्तक दूसरा संपादन है, तो आपको इसमें 3 ऑप्शन होती हैं। आपको इसमें 8 प्लस और करनी है। 1943 से प्लस 8 प्लस करोगे तो आप कितना हो गई? 19 में 8 हो तो 1951 है गई, 1951। फिर इसमें भी आपको इतना मुझे लगा तीसरा तार सप्तक है, तो इसमें फिर आपको 8 और जोड़ देनी है, तो ये होगा 1959। ये 3 होते हैं इसमें, कि पहला तार सप्तक 1943, फिर दूसरा है 1951, फिर तीसरा तीसरा 1959। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट हमारा प्रश्न 2, कि दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला? दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब मिला? कुरुक्षेत्र पर मिला, रश्मिरथी पर मिला, वर्षी पर मिला या हुकार पर मिला? तो दिनकर जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला था वे उपवर्षी पर मिला था। तीसरा ऑप्शन जो राइट हो जाएगा। आप वीडियो को स्किप करके नहीं देखें, बिल्कुल शुरू से एंड तक देखें ताकि आपकी वीडियो समझ में आ सके। स्किप करके देखो तो वीडियो समझ में नहीं आएगी। लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना अगर आप नहीं हो तो आप। तो इसको बताइए। नेक्स्ट हमारा, कि आंसू के रचनाकार हैं। आंसू के रचनाकार कौन है बताइए? महादेव वर्मा, जयशंकर प्रसाद जी, प्रेमचंद अय्यर, सचिन हिरानंद अय्यर जी। बताइए आप। आंसू के रचनाकार है, आंसू के जो रचनाकार है वे हैं, आंसू के रचनाकार बता दूं कि आपको, आंसू के रचनाकार है वे हैं जयशंकर प्रसाद जी। भी ऑप्शन राइट होने वाला है। आंसू के रचनाकार हैं जयशंकर प्रसाद जी। कला और बूढ़ा चांद, कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार है। कला और बूढ़ा चांद के रचनाकार है, बताइए। क्या जयशंकर प्रसाद जी हैं, क्या गिरिराज कुमार जी हैं, या
हरिशंकर राय बच्चन जी हैं या सुमितन पत्नी, तो कलरपुर चंद के रचनाकार हैं वे हैं सुमितन पंत जी। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सुमितन पंत जी। नेक्स्ट हमारा कि कायामनी कायामनी रचना है, कायामनी रचना है क्या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की है, या महादेव वर्मा की है, या जयशंकर प्रसाद की है, या मोहन अवस्थी की है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कायामनी जो रचना है वह कायामनी जो रचना है वह कायामनी व रचना वे है जयशंकर प्रसाद जी की। कायामनी जो रचना है वह है जयशंकर प्रसाद जी की। नेक्स्ट हमारा अब प्रधान को 10 नंबर कंप्लीट हो गए हमारे कि ये जो 10 जो एमसीक्यू आते हैं वो कंप्लीट हो गई। अगर आप चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अब करते हैं गद्यांश की तरफ। ये है हमारा गद्यांश प्रश्न नंबर 3। गद्यांश में 45 प्रश्नों को दीजिए जो कि इसमें 5 प्रश्न आते हैं और 2-2 नंबर के हो जाते हैं। नंबर 1 है भूमि का निर्माण देवों ने किया है वह अंतकाल से है। भूमि का निर्माण देवों ने किया है वह अनंत काल से है। आपको समझ नहीं आएगा, मैं आपको 1 मिनट रुको, अब मैं आपको दिखाता हूँ। तो भाई देख सकते हो ये रहा भूमि का निर्माण देवों ने किया है। भूमि का निर्माण देवों ने किया है वह अंतकाल से। इसके भौतिक रूप से सौंदर्य और समृद्धि के प्रति सोच चेत होना अनिवार्य करता है। भूमि के पार्थिव स्वरूप के प्रति हमें जितनी अधिक जागृत होगी उतनी ही हमारी राष्ट्रीयता बलवती हो सकेगी। यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समृद्ध राष्ट्र विचारधाराओं से खींचनी है। तो बताइए इसे पूछेगा सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें कि उपयुक्त गद्यांश के शीर्षक व लेखक का नाम बताइए। आपको इसी गद्यांश के शीर्षक का नाम, गद्यांश के शीर्षक लेखक का नाम तो आपको दिख रहा होगा ऊपर, और शीर्षक का नाम दिख रहा है कि ये पिस्तुल गद्यांश। इसको इस तरह से लिखेंगे पिस्तुल गद्यांश। हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी खंड में संकलित राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है जिसके लेखक वासुदेव अग्रवाल जी हैं। देखिए मैं बताऊंगा, नीचे दिख रहा होगा, नीचे लिख रहा होगा नंबर 1। रुको 1 मिनट दिखाता हूँ मैं आपको उत्तर। देखो ये रहा पिस्तुल गद्यांश का शीर्षक राष्ट्र का स्वरूप है तथा इसके लेखक है वासुदेव अग्रवाल। पिस्तुल गद्यांश आप इस तरह से लिख दो, इस तरह से लिख सकते हैं पिस्तुल गद्यांश पाठ्य पुस्तक हिंदी खंड में संकलित राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से लिया गया है जिसके लेखक वासुदेव अग्रवाल जी हैं। या आप इस तरह से लिख दो, इस तरह से लिख दो, 2 नंबर मिल जाएंगे आपको। नेक्स्ट हमारा कि राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है। राष्ट्र भूमि के प्रति हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है, तो उसके देखेंगे नीचे। राष्ट्र भूमि के प्रति राष्ट्र भूमि के प्रति आवश्यक कर्तव्य उसके भौतिक सुंदर रूप से समृद्धि से प्रति सोचना है, संचित होना है। अब देखो ये रहा भूमि किया है अंतकाल से उसकी भौतिक रूप से अनिवार्य कर्तव्य है। देखो ये रहा आंसर, क्वेश्चन में इसका आंसर है, आप ढूंढना बस। ये भी हो गया आपका राष्ट्र के प्रति हमारा राष्ट्र भूमि के प्रति होना हमारा आवश्यक कर्तव्य क्या है। तो ये आंसर मिलेगा आपको कि राष्ट्र भूमि के प्रति होना हमारा उसके भौतिक रूप से स्मृति और प्रति संचित होना है, ये मिलेगा। नेक्स्ट है हमारा किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल कहा है। किस प्रकार की राष्ट्रीयता को लेखक ने निर्मूल किया है, किस प्रकार की। तो लेखक ने जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ जुड़ी है वह निर्मूल होती है। लेखक ने कहा कि जो राष्ट्रीयता पृथ्वी के साथ जुड़ी है वह निर्मूल होती है। इसका आपको ये आंसर लिखना है। नेक्स्ट हमारा कि यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में किसकी जननी है। नेक्स्ट हमारा ये तत्वों में किसकी जननी है, तो बताइए यह पृथ्वी किसकी जननी है। तो यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारों की धनी है। आपको लिखना है यह पृथ्वी सच्चे अर्थों में समस्त राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है। आप बस इतना लिखना है। नेक्स्ट हमारा कि रेखा तंत्र की व्याख्या कीजिए। तो रेखा तंत्र की व्याख्या, राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी की जितनी ही अधिक गहरी होंगी उतनी ही राष्ट्रीय भावों का अंकुर पुष्पित एवं फलीभूत होगा। अर्थात राष्ट्र का आधार जितना ही सशक्त होना राष्ट्र भावना उतनी भी विकसित होंगी। इसका
यही उत्तर है। अब बस 5 करनी है, 5 करनी है, जो कि बोर्ड में बार-बार 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और नेक्स्ट हमारा अथवा में, अथवा में देखेंगे आपको। तो बताइए कि भाषा संस्कृति का एक अटूट अंग है। भाषा संस्कृति का एक अटूट अंग है। भाषा संस्कृति एक अटूट अंग है, जिसके कारण पारंपरिक होने पर परिवर्तन परिवर्तन गतिशील है। उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जुड़ी जाती है। वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण वह नई संस्कृति को शाब्दिक रूप में देने की भाषा के पारंपरिक रूप से पर्याप्त नहीं है। ये या तो वो कर लो या ये कर लो, अथवा में ही दे रखी है। आप तो आपको जोन सा इनमें से आता है उसको कर ले। अब बताइए इसके पाठ व लेखक नाम। आपको सबसे पहले देखनी है, सबसे पहले इसमें दिख रही है भाषा। भाषा, ये दिख रही भाषा, और ये रही भाषा। और तो समझ जाना है, अगर आपका कोई ऐसा आपको गद्यांश मिले तो आप समझ जाना कि यह है भाषा और आधुनिकता नामक पाठ से लिखा गया है, जिसके लेखक प्रोजी सुंदर रेड्डी हैं। भाषा और आधुनिकता के लेखक जो हैं वे हैं प्रोजी सुंदर रेड्डी। जैसे आपको बताऊं, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। ये रहा प्रस्तुत गद्यांश प्रोजी सुंदर रेड्डी द्वारा लिखित है। यह भाषा और आधुनिकता से उद्धृत है। इसके पाठ का नाम है भाषा और आधुनिकता। ये प्रोजी सुंदर रेड्डी द्वारा लिखित है। नेक्स्ट हमारा कि किसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। किसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है, तो लेंगे भाषा संस्कृति की। यदि भाषा संस्कृति की पारंपरिक निश्चित होने के बावजूद प्रगति के साथ जुड़ जाती है। भाषा संस्कृति की परंपरा के निश्चित होने के बावजूद विज्ञान की प्रगति जोड़ी जाती है। आपको ये लिखना है बस। भाषा संस्कृति की परंपरा निश्चित होने के बावजूद इसकी प्रगति जुड़ जाती है। आपको तो लिखना है बस। नेक्स्ट हमारा भाषा भाषा किसका अभिक्त अंग है और क्यों? 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 लिख रहे आपका। प्रस्तुत गद्यांश लेखक ने संस्कृति विकास की भाषा को महत्व प्रतिपादित किया है। प्रस्तुत गद्यांश के लेखक ने संस्कृति विकास को भाषा को प्रतिपादित किया है। नेक्स्ट हमारा 4वां क्वेश्चन है कि रेखित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखित अंश की व्याख्या कीजिए। तो भाषा गतिशील है। लेखक का कहना है कि भाषा संस्कृति का अभिन्न अंग है, क्योंकि संस्कृति की अभिव्यक्ति का माध्यम भाषा है। संस्कृति की रचना और विकास परंपराओं द्वारा होता है। आपको बस इतना लिखना है। आपको इतना लिखना है, जैसे कि देखो रेखित अंश की व्याख्या, जो आज हमने रेखित अंश की व्याख्या की, तो आपको ये जो लाइन दी है, जो लाइन लिख गया ये लाइन जो लिखनी है। अब आपको रेखित अंश की व्याख्या में जो लाइन है ना, ये भाषा के नीचे लाइन खींच रही है, ये पूरी, फिर इसके दूसरे नीचे लाइन खींच रही है, ऐसे ही आपको रेखित अंश की व्याख्या लिख देनी है। जहाँ लाइन हो पूरी रेखित अंश की व्याख्या लिख देनी, जैसे कि ये रहा, यही है कि भाषा गतिशील है। लेखक का कहना है, अब मैं आपको दिखाऊं, ये देख रहे हो, भाषा गतिशील है, इसका प्रयोग वैज्ञानिक प्रगति का जोड़ते हैं, यही है। आपको यही लिख देना है। और नेक्स्ट हमारा, अब आते हम पद्यांश में दूसरे में। तो नेक्स्ट हमारा की निरक्षकी खंजन आए मेरे फरमंद इन मन भाई। निरक्षकी खंजन आए मेरे फरमंद इधर मन भाई। फैला, एक मिनट रुको। निरक्षकी खंजन आए मेरे रंजन ने नैन इंद्र मन भाई। फैला उनके तन का अपात, मन से सर आई। धूमे वे और वहां से हंस यहाँ उड़ जाए। तो देखिए गए कितनी बड़ा है ये। 2019 में आया है। CM CPU CO 20 में, JL 24 में और DG में। ये हमारे यूपी बोर्ड के 7 सेट बनते हैं, क्योंकि 7 सेटों में ये पूछा गया है। ये काफी महत्वपूर्ण है, इसको अपनी कॉपी किताब में लिख लो, कॉपी किताब लेकर बैठ जाओ। तो इसके ये जो है इसके शीर्षक उसके नहीं, जिसके पहला क्वेश्चन पूछेगा आपको प्रस्तुत गद्यांश का शीर्षक नाम। तो आपको लिखना है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक।
पितृगणेश पाठ्य पुस्तक किस शीर्षक से लिया गया है? जिस शीर्षक से लिया गया है जिसे कवि मैथिली शरणगुप्त जी हैं। पितृगणेश पाठ्य पुस्तक हिंदी का नमस्कार गीत शीर्षक से लिया गया है जिसके कवि मैथिली शरणगुप्त जी हैं। अब बस इतना लिखना है। आपको वो दिखाता हूँ। देखिएगा विस्तृत साकेत महाकाव्य हमारी पाठ्य पुस्तक संगीत शीर्षक से लिया है जिसके उद्देश्य मैथिली शरणगुप्त जी हैं। मैथिली शरणगुप्त जी हैं। इसका वो है देखिए चित्रण की व्याख्या कि फैला और छाया पड़हीरी उमील कहती है कि चारों ओर धूप के रूप में प्रियतम सदी की तापक्रता के कारण उत्पन्न गर्मी फैली हुई है और उनकी सरसता और निग्रता के कारण सरोवर के कमल को फूलों से ही उठे हैं, अर्थात कमलों से भरे। ये है हिंदी में कमलों से भरे सरोवर कमलों से भरे सरोवर को देखकर मेरा मन ऐसा उठा है कि मानो उसे प्रियतम के सरस सिंघन शरीर की समाप्ति गई। वहां मेरे मन की प्रीतम घूम रहे होंगे। आपको इस तरह से लिखना है इसमें। नेक्स्ट आपका हमारा तीसरा जो इसका वो है आपको भी देखेंगे। ये क्वेश्चन है अथवाला कि मेरे प्यारे नवजन नित्य वाले जाकर मेरा मधुर संदेश दिया है। मैं रो रो कर बावली हो रही हूँ तो जाके मैं श्याम को लाग रहा ना। तो आप समझिए कहाँ से और इसके शीर्षक से लिया गया है। ये इसको लिखना पितृगणेश पाठ्य पुस्तक हिंदी का नमस्कार पवन द्वितीय का शीर्षक से लिया गया है जैसे कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद हैं। पवन द्वितीय का शीर्षक से लिया गया है जैसे कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद हैं। इसका पहला वो है प्रश्न है कि पहला प्रश्न है कि राधा किसके द्वारा कृष्ण को संदेश भिजवाती है। इसका है राधा पवन को दूतिका बनाकर मतलब पवन को दूतिका बनाकर उसके द्वारा कृष्ण को संदेशा भिजवाती है। पवन को दूतिका बनाकर उसको संदेशा भिजवाती है। नेक्स्ट हमारा कृष्ण का सौंदर्य कैसा है। तो भगवान श्री कृष्ण नवीन मेघ जैसी शोभा वाले और कमल नेत्र वाले हैं। नेक्स्ट हमारा की रेखा के तंत्र की व्याख्या कीजिए। राधा पवन से कहती है कि नवीन मेघ जी शोभा वाले कमल और जैसे नेत्र वाले श्री कृष्ण मधुकर जाकर वापस नहीं आए हैं और वहां से कोई संदेशा ही भिजवाया है। नेक्स्ट हमारा की चौथा क्वेश्चन हमारा की राधा की मनोदशा का वर्णन कीजिए। राधा की मनोदशा का वर्णन कीजिए। तो कि राधा पवन से कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण के वियोग में रो रो कर पागल हूँ। मेरी विधि दशा में सुना देना कि मैं रो रो कर पागल हूँ। श्री कृष्ण जी को सुना देना मेरी बातें। नेक्स्ट है हमारा 5वां क्वेश्चन है कि हमारा कि उपयुक्त पदांश शीर्षक का नाम लिखिए। मेधाव का प्रयोग शीर्षक का नाम लिखिए। ये पवन द्वितीय का शीर्षक से लिया गया है जैसे कवि अजय सिंह उपाध्याय हरिओद हैं। देखो यहाँ पर लिख रहा होगा कि पाठ्य में शीर्षक का नाम पवन द्वितीय का शीर्षक से लिया गया जिससे कवि अजय सिंह उपाध्याय हरिओद हैं। नेक्स्ट है हमारा अब इसमें आएंगे पदांश खत्म। अब इसमें आएगा जीवन परिचय। देखो आप आएंगे तीन जीवन परिचय। 3 जीवन परिचय आएंगे क्योंकि 3 जीवन परिचय आएंगे जिसमें से आपको एक करना है लेकिन यहाँ पर 4 लिख रहे हैं तो इसमें शंकर जी को प्रसाद जी का नहीं है। शंकर प्रसाद जी का नहीं आएगा। मैं तो ये लग रहा था शंकर प्रसाद जी का तो लिखेगा निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखिए। जयेंद्र कुमार जी का आएगा। इसमें दे रखा है जयेंद्र कुमार जी का लिखो या डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का लिखो या डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का लिखो। तीनों में से आपको किसी एक का करना है। जयेंद्र कुमार जी का या डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का या एपीजे अब्दुल कलाम जी का। तो आपको दिखाते हैं पहले जयेंद्र कुमार जी का जीवन परिचय। ये रहा जयेंद्र कुमार जी का जीवन परिचय।
तो लेखक की संक्षिप्त परिचय। आपको पहले एक संक्षिप्त ऐसी वो बनानी है जिसमें जन्म, जन्म स्थान, प्रारंभिक शिक्षा, लेखक, विधा, प्रमुख रचना और मृत्यु। आपको इस तरह से एक एक साइड में कोई डिब्बी से बनानी है जिसमें ये लिखना है कि जन्म हुआ था इनका 1905 ईस्वी में। जयेंद्र कुमार जी का जन्म 1905 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान कुड़ियागंज, अलीगढ़। प्रारंभिक शिक्षा जैन गुरुकुल हस्तिनापुर। प्रारंभिक शिक्षा जो हुई थी इनकी हुई थी जैन गुरुकुल हस्तिनापुर में। लेखक, विधा, गद्य साहित्य। प्रमुख रचनाएं प्रस्तुत, प्रश्न, पूर्वोदय, प्रारंभ, तुरीता, त्यागपत्र। ये इनकी प्रमुख रचना है। मृत्यु हुई इनकी 1988 ईस्वी को। 1988 ईस्वी को। अब इनका जीवन परिचय देखते हैं। जैनेन्द्र कुमार जी का जन्म अलीगढ़ जनपद के कुड़ीगंज नामक गांव में 1905 ईस्वी को हुआ था। और इनके पिता का नाम इनके इनके पिता का नाम इनके पिता का नाम नहीं इनके इनके बचपन का नाम इनकी बचपन का नाम था वेदा आनंदी लाल। इनके बचपन का नाम था वेदा इनके आनंदी लाल। पिता का नाम था श्री प्यारी लाल है। इनके पिता का नाम था श्री प्यारीलाल। पिता इनके जन्म से 2 वर्ष बाद ही इनके पिता की मृत्यु हो गई। इनका पालन पोषण इनकी माता और इनके मामा ने किया था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई थी वे हस्तिनापुर के जैन गुरुकुल में हुई थी। 1912 ईस्वी में उन्होंने गुरुकुल शिक्षा छोड़ दिया। 1919 ईस्वी में मेडिकल परीक्षा में उत्तीर्ण लेने के बाद उन्होंने 1900 ईस्वी में असहयोग आंदोलन में भाग लिया, जिससे उनका एक शिक्षाकरण टूट गया। 1921 तक अपनी माता की सहायता से एक व्यापार किया। 1923 ईस्वी में नागपुर पहुंच गए और राजनीतिक पत्रों के रूप में उन्होंने कार्य करने लगे। उसी समय ये गिरफ्तार हुए, जहां जेल भेजे गए और जहां ये 3 माह तक जेल में रहे। इनकी पहली रचनाएं। इनकी पहली कहानी खेल 1928 ईस्वी को विशाल भारत में प्रकाशित हुई। इनकी पहली कहानी 1928 ईस्वी में भारत में प्रकाशित हुई। इसके बाद निरंतर साहित्य है। इसके बाद निरंतर साहित्य सहज प्रवृत्ति रहे। 1988 ईस्वी में उनका देहावसान हो गया था। आपको आशा करता हूँ आपको जीवन परिचय समझ में आया होगा। एक बार और देख लो। मैं दिखा देता हूँ, मैं बोलूंगा नहीं। ओके, तो देख रहे हो दोस्तों, अब आपको दिखाते हैं वासुदेव अग्रवाल जी का जीवन परिचय, जो कि वो तो काफी महत्वपूर्ण है। किसी को याद करो मत करो, लेकिन वासुदेव अग्रवाल जी की है पाठ और इनके जीवन परिचय को जरूर याद करो। दिखाते हैं उनका जीवन परिचय आपको। ये रहा वासुदेव अग्रवाल जी का जीवन परिचय। वासुदेव अग्रवाल जी का जन्म 1904 ईस्वी को मेरठ जनपद खेड़ा नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम इनके माता पिता लखनऊ में रहते थे। इनका बचपन लखनऊ में भी था। 1929 ईस्वी को लखनऊ विश्वविद्यालय से उन्हें एमए किया। ये मथुरा पुरुषोत्तम अध्यक्ष पर भी रहे। 1983 ईस्वी में उन्होंने पीएचडी इसी में डीएलटी किया। 1941 पीएचडी के सचिव डीएलटी किया। उपाधियों की प्राप्ति की। इन्होंने पाणिनिकालीन भारत विशेष खोज पर बड़ी सफलतापूर्वक काम किया। 1951 ईस्वी में सेंट्रल म्यूजियम पर बड़ी सफलतापूर्वक काम किया। 1952 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय में राधा मुखर्जी की ओर नियुक्त हुए।
अग्रवाल जी ने पाली, संस्कृत और अंग्रेजी भाषा का भी ग्रहण किया था। अग्रवाल जी ने पाली, हिंदी, संस्कृत भाषा को भी ग्रहण किया था। भारतीय संस्कृति का एक काफी अध्ययन किया था। 1967 ईस्वी के साहित्यकार का निधन हो गया। 1967 ईस्वी में मृत्यु हो गई। आपको एक बार और दिखाते हैं, देखिए आराम से। वासुदेव सावरकर जी का जन्म 1904 ईस्वी को मिर्जापुर नामक गांव में हुआ था। इनके माता पिता लखनऊ में स्थित थे। इनके बच्चों ने लखनऊ में था। 1939 ईस्वी को लखनऊ विश्वविद्यालय एमए किया। 1941 पीएचडी को छह किया। एक बार देख लो आप वहीं, देख लो। ये रहा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का जीवन परिचय। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का जन्म 1931 ईस्वी को तमिलनाडु राज्य के धनकोश नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम जैनुलाब्दीन या एक नौका मलिक मछुआरा था। इनकी माता का नाम आसियम्मा था। कलाम जी 5 भाई बहन थे। अपने 5 भाई बहनों से सबसे छोटे थे। मतलब कि ये 5 भाई बहन थे, सबसे छोटे थे। कलाम जी की घर की स्थिति ठीक नहीं थी। कलाम जी घर की स्थिति जो थी वो ठीक नहीं थी, इसलिए वे पढ़ाई करने के साथ साथ काम भी करते थे। वह अपनी वह अपनी स्कूल की जरूरतों पूरी करने के लिए अखबार बेचा करते थे और पैसे कमाते थे। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा रामनाथपुरम एक मैट्रिकुलेशन स्कूल से पूरी की। 1960 ईस्वी में उन्होंने अंतरिक्ष इंजीनियरिंग की शिक्षा पूरी की और इन्हें मद्रास से डॉक्टरेट की उपाधि प्रारंभ की गई। 2015 में एक हत्याकांड में इनकी मृत्यु हो गई। आशा करता हूँ आपको जीवन परिचय समझ में आया होगा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का जीवन परिचय है ये, एक बार आप भी देख लो। अब हम करवाने वाले हैं वो कवि का जीवन परिचय, जो कि इसमें 3 पूछ जाते हैं बोर्ड में बार-बार। करवाते हैं आपको कवि जी का जीवन परिचय। नेक्स्ट इनमें भी 3 जीवन परिचय दे रखे हैं। एक तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का दे रखा है, एक समुद्रनाथ पंत जी का दे रखा है, एक माधवी वर्मा का दे रखा है। ये इसमें भी 3 परिचय दे रखे हैं इन्होंने। तो सबसे पहले हम खाएंगे आपको भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का, फिर समुद्रनाथ पंत जी का, फिर माधवी वर्मा जी का खाएंगे आपको। सबसे पहले हम खोलते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जीवन परिचय। तो दोस्तों ये रहा भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जीवन परिचय। लिखेंगे इसको, शुरू से पढ़ेंगे। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का जन्म 1850 ईस्वी को ननिहाल, काशी में हुआ था। जब ये 5 वर्ष की थे तब माता पार्वती देवी जब 10 वर्ष की हुई अवस्था में हुई तब पिता गोपालचंद जी के सुख से वंचित हो गए। मोहन वियोपन इनकी विशेष प्रेम, इनकी पालन पोषण इनकी कार्य मंत्राई और नौकर तकदारी पर रहा था। इनके पिता की आकस्मिक मृत्यु के बाद इनकी शिक्षा दीक्षा का प्रबंध समुचित प्रबंध नहीं हो सका। कॉलेज वाराणसी में प्रवेश, लेकिन तो वहां भी इनका मन नहीं लगा। ये बड़े कुशग्राही बालिका थे। कॉलेज कॉलेज छोड़ने के बाद इन्होंने हिंदी, संस्कृत भाषा, अंग्रेजी की भाषा का भी ज्ञान प्राप्त किया। इन्होंने बांग्ला, गुजराती, मराठी, मारवाड़ी, पंजाबी, उर्दू आदि भाषाओं भाषाओं में ज्ञान प्राप्त किया। 13 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह रईसा में गुलाब राय की पुत्री मत्ता से हुआ। इनके 2 पुत्र, 1 पुत्री थी। दोनों पुत्रों की बाल्यावस्था में मृत्यु हुई। किंतु पुत्री छलने का तत्पर रही थी। 1884 ईस्वी को भारतेंदु जी की एक प्रकार की बल्ली की एक अंतिम प्रकार की यात्रा थी। क्षय रोग होने के कारण भारतेंदु जी का निधन
भारतीय हिंदू जी का निधन 1885 में हो गया था। मात्र 35 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया था 1885 में। निकलेंगे भाषा ब्रजभाषा खड़ी बोली। भाषा जो थी इनकी ब्रजभाषा थी एवं खड़ी बोली थी। प्रमुख रचनाएं प्रेम माधुरी, प्रेम तरंग, प्रेम पिलाप, प्रेम सरोवर। शील मुक्तक, लेखक लेखक निबंध, कविता, नाटक, उपन्यास, एकांकी। लेखक जो है कविता, नाटक, उपन्यास, निबंध। शिक्षा स्वास्थ्य द्वार विभिन्न भाषाओं का ज्ञान अर्जुन। मृत्यु 1885 में। मृत्यु 1885 में। जन्म जन्म हुआ था इनका 1850 में, मृत्यु हुई 1885 से। मात्र 35 वर्ष के समय की मृत्यु हो गई। आपको आशा करता हूँ इनका जीवन परिचय आपको समझ में आया होगा। एक बार से और दिखा देता हूँ आपको। अब है जी, और इसके बाद का नाम है सुमित्रानंद पंत जी के जीवन परिचय। मंदिर के बिलों में दिखाते हैं आपको सुमित्रानंद जी पंत जी का भी जीवन परिचय। दोस्तों भाई सुमित्रानंद पंत जी का जीवन परिचय। सुमित्रानंद पंत जी का जन्म सुमित्रानंद पंत जी का जन्म 20 मई 1900 को सुमित्रानंद पंत जी का जन्म 20 मई 1900 को हिमालय हिमालय के स्वरूप कर्मचारी कोसाई नामक गांव में हुआ था। हाई स्कूल अध्ययन के लिए इन्होंने हाई स्कूल के जो अध्ययन के लिए उन्होंने अल्मोड़ा में दाखिला लिया। यहीं से अपना नाम गोसाई दल से यहीं से वो नाम इन्होंने गोसाई दल से समिति नाम बदल कर रखा। 1961 ईस्वी को इन्होंने पता मुचले को सम्मानित किया गया था। 28 दिसंबर 1977 ईस्वी 28 दिसंबर 1977 ईस्वी को साहित्यकार का निधन हो गया। उनका साहित्य परिचय देख लेते हैं एक बार। संविधान पंत जी को संविधान पंत जी को सर्वप्रथम 7 वर्ष की आयु में रचना की थी। सर्वप्रथम 1916 ईस्वी में 1916 में उनकी रचना आई थी। पंत जी के काव्य कोमल एवं तो उसकी आयु में सॉरी गलत हो गया। तो आप 7 वर्ष की आयु में रचना की थी। सर्वप्रथम 1916 में उनकी रचना आई। पंत जी ने काव्य को एक कोमल एवं मृदुल भावों से की अभिव्यक्ति के कारण इन्हें प्रकृति का शिवकुमार कवि माना जाता है। प्रकृति मतलब शिवकुमार का कवि माना जाता है। प्रमुख रचनाएं हैं इनकी युगावली, लोकायतन, चंद्रप्रा और उत्तरा अंतिम। ये है इस सुमित्रानंद पंत जी का यह जीवन परिचय। 20 मई 1900 को हमारे कोसाई नामक गांव में हुआ था। एक बार देख लो आप और देख लो। तो ये कॉपी बड़ी है नहीं, तुम्हारे फोन में दिखाई नहीं देती सही से। आप यार लाइक एंड सब्सक्राइब करो। एक लाइक एंड सब्सक्राइब में कुछ नहीं जाता, आपकी जिंदगी बदल रही है। अगर आपकी एक लाइक सब्सक्राइब से किसी की जिंदगी बदल रही है तो उसको बदलो यार। एक लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मैं इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, कई घंटों में लिखता हूँ इसको, जब जाकर इसको वीडियो बनाता हूँ, फिर उसको अपलोड करता हूँ, फिर बहुत देर में अपलोड होती है, फिर नेट गिरवाता हूँ फोन में, तब जाकर अपलोड होती है ये। तो एक लाइक एंड सब्सक्राइब में तो कुछ नहीं घटता किसी का। ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोग अपने दोस्तों को शेयर करो और सपोर्ट कराओ यार। ये कॉपी पे लिख रहा हूँ मैं भी, आप सपोर्ट करो दिखाओगे तो और से बेहतरीन और लाऊंगा मैं बना कर यार। सपोर्ट बनाए रखें अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अब करवाते हैं जी तो आपको महादेव वर्मा जी का जीवन परिचय। अब देखो ये आ गया महादेव वर्मा जी का जीवन परिचय। आधुनिक मीरा के नाम से प्रसिद्ध महादेव वर्मा जी का जीवन परिचय। आधुनिक मीरा के नाम से प्रसिद्ध महादेव वर्मा जी का जन्म 1907 ईस्वी को होली के दिन फर्रुखाबाद उमापुर में हुआ था। इनका जो जन्म था वो होली के दिन फर्रुखाबाद उमापुर में हुआ था। इनके पिता का नाम गोविंद राय था। इनके पिता का नाम तो
व गोविंद शाह जो एक कॉलेज में अध्यापक थे जो कॉलेज में अध्यापक थे तथा माता श्री हेमरानी थी तथा माता का नाम श्री हेमरानी था जो एक साथ धर्मनिरपेक्ष महिला थी। माधवी वर्मा बड़ी खुशगवार बालिका थी। ये बचपन से ही अपनी माता से रामायण महाभारत की कथा सुनते सुनते के कारण इनके मन में साहित्य प्रति आकर्षण की प्रति हो गया। मौलिक काव्य की रचना इन्होंने बहुत छोटी सी उम्र में प्रारंभ कर दी थी। इन्होंने 11 विभाग से उन्हें संस्कृत एमए किया। 9 वर्ष छोटी सी आयु में इनका विवाह हो गया था। 9 वर्ष छोटी सी आयु में इनका विवाह हो गया था। इनके पति इनके पति नहीं सॉरी 19 दिनों में इनकी माता का स्वर्गवास हो गया था। इनके पति डॉक्टर थे। इनके पति स्वर्गवास हो गया परंतु इनके पति जिनमें कोई रुचि नहीं थी। इनके पति डॉक्टर थे। इनके जीवन पर रुचि नहीं थी। इनके जीवन पर महात्मा गांधी और कला साहित्य रविन्द्रनाथ टैगोर का प्रभाव पड़ा। इन्होंने नारी शोषण के लिए भी संघर्ष किया। परंतु अपने रक्षा के लिए अधिकारों की रक्षा के लिए इन्होंने नारियों का शिक्षित होना आवश्यक बताया। कुछ वर्षों तक महादेवी वर्मा उत्तर प्रदेश की विधान परिषद की मनोमत की सदस्य रही। दर्शन, संगीत तथा चित्रकला में इनकी भीषण अभिरुचि है। भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म से सम्मानित किया गया था। ये प्रयाग महिला विद्यापीठ अनुकूल पर भी आधार रही। 1987 ईस्वी में इस साहित्यकार का निधन हो गया। प्रमुख रचना यामा, दीपतका, निरंजा, संगीत, भाषा, संस्कृति, खड़ी बोली। जन्म स्थान फर्रुखाबाद, उमर फिरोज। पिता का नाम गोविंद राय, माता का नाम हेमरानी। ये हो गए जी आपके 3 जीवन परिचय जो हमने करवाए हैं आपको। एक बार देख लो आप ढंग से। देख लो आप एक बार। देख लो। क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन यहाँ लिख रहा नियम लिखते में से किसी एक कहानी को दिशा दीजिए। आपको इस कहानी लिखनी है। खून का रिश्ता, लाठी, पंचलाइट और बहादुर खानी कीजिए। खून का रिश्ता कर लो, या लाठी कर लो, या पंचलाइट, या बहादुर। इसमें से किसी आपको एक करना है। देख लो, खून का रिश्ता, लाठी, पंचलाइट, बहादुर। अब पंचलाइट, लाठी और बहादुर इन तीनों को तय कर लो। खून का रिश्ता रहने दो। ये पंचलाइट तो आप वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पंचलाइट आप हमारे चैनल पर से ले सकते हैं। वहाँ पर हमने पंचलाइट कहानी बहुत अच्छे से समझा कर डाल रखी है। एक बार हम आपको करवाएंगे पंचलाइट। सबसे पहले करवाते हैं आपको लाठी कहानी का सारांश। दिखाते हैं लाठी कहानी कैसे लिखते हैं। ये रहा लाठी कहानी का सारांश, जो कि 5 नंबर का पहुंच जाता है। इसमें कम से कम मिनिमम 80 शब्द लिखने होते हैं, जैसे मैंने लिखा भी है 80 शब्द सीमा। ये लाठी कहानी का सारांश है जो समझते हैं लाठी कहानी को। लाठी कहानी लेखिका शिवानी द्वारा लिखित है। जो लाठी कहानी है वो शिवानी द्वारा लिखित है। यह एक मध्य परिवार समिति है जो इस प्रकार है। बानो लाठी का विवाह कप्तान जोशी के साथ हुआ था। जो बानी लाठी का विवाह है कप्तान जोशी के साथ हुआ, जो अपनी बीमार पत्नी से अत्यधिक प्रेम करते हैं। बानो लाठी टीबी के मरीज होने के कारण अपनी जिंदगी से निराश होकर एक नदी में कूदकर आत्महत्या करने का प्रयास करते हैं तथा बाद में बानो लाठी बनकर कप्तान जोशी से मिलती है। आपको लाठी को ब्रैकेट में जरूर लिखना है। ये आपको ध्यान रखना है, जो लाठी मेन पॉइंट है। तो बाद में कप्तान जोशी के साथ मिलती है। परंतु बोल नहीं पाती। इस कहानी का मुख्य उद्देश्य है बिना पति के अकेली रहने वाली पत्नी के जीवन में ताजगी को दिखाया गया है। इस कहानी के साथ साथ ही लेखिका ने अपने पाठक को महिला द्वारा ही महिला के शोषण तथा आज के समाज में की वास्तविकता से अवगत करना चाहती है। मतलब आज के समाज से अवगत करना चाहती है। नीचे लिखा है इस कहानी में प्रारंभ से अंत तक पाठक हृदय को बांध लेने का गुण विद्वान है।
और देख लेते हैं लाठी कहानी को, आपको समझ नहीं आया होगा। ये रहा लाठी कहानी। अब कहने पर लाठी कहानी ठीक है, लिखता है एक मदीफाई समितियों की इस प्रकार है। इस प्रकार है, फिर आपको एक लाइन छोड़नी है, फिर एक लाइन नीचे से लिखनी है। बानो लाठी के कप्तान के साथ जो कि प्रेम करते हैं, ठीक में जो होने के कारण बानो अपने नाश होकर एक नाथ सदैव उसका आत्मा करने का प्रयास करते हैं, परंतु बोल नहीं पाते। इस कहानी का मुख्य उद्देश्य पति की बिना गिरने वाली पति की चाची को दिखाया है। ऐसे महिला का वो हमारे संसार को शुद्ध करना चाहता है, तो आज के समाज में अवगत करना चाहता है। इस कहानी के प्रारंभ से अंत तक गुण विद्वान लेने का विद्वान है। अब कराते हैं हमको पंचलाइट। ये भी 5 नंबर की पूछी जाती है, जो कि हमारा पेपर है 18 फरवरी को। मैंने 18 फरवरी डाल दिया यहाँ पर, 18 फरवरी को हमारा हिंदी का पेपर है। तो पंचलाइट पंचलाइट को समझाएंगे। पंचलाइट कहने के साथ डालना आपको ऊपर ब्लैक पेन से, और इसके और पास आपको ब्रैकेट बनाना है। इसके मैंने ब्रैकेट नहीं बना रखा, मुझसे गलती हो गई, आपको बना देता ब्रैकेट। तो आपको लिखना है पंचलाइट फरिश्ता रेणु की चली कहानी है। पंचलाइट फरिश्ता रेणु की पंचलाइट फरिश्ता रेणु की चली कहानी है। यह कहानी ग्रामीण जीवन पर आधारित है। जो ये कहानी है ग्रामीण जीवन पर आधारित है। इसमें ग्रामवासी को वास्तविक देखने को मिलती है। पंचलाइट करता है पंचलाइट करता है पेट्रोमैक्स अथवा गैस की लालटेन। एक बार गांव में एक शिक्षित लोगों की टोली रामनवमी के मेले से एक पेट्रोमैक्स खरीदी, जिसे गांव वाले लोग पेंचलाइट कहकर पुकारते थे। अब यह प्रश्न पैदा हुआ कि पंचलाइट जलाए कौन। उसे जलाना कोई नहीं जानता था, तथा सिर्फ गोदन उसे जलाना जानता था। गोदन ने कहा कि गोदन को बुलाकर लाई, और गोदन ने बिना सेपरेट गोगरी की तेल की मदद से उसे जला दिया। जलते ही सारे गांव वाले प्रसन्न हो गए और गोदन की सारी गलती को माफ कर दिया गया, और उसको पूर्ण समूह में भी शामिल कर लिया गया। फिर कीर्तन फिर से शुरू हो गया था। इस माध्यम से फरीदाबाद हिरू ने इस कहानी के माध्यम से फरीदाबाद हिरू जी ने प्रत्यक्ष रूप में गांव में सुधार लाने की प्रेरणा दी है। और देख लो पंचलाइट कहानी का साइंस। पंचलाइट फरिश्ता रेणु की चली कहानी है। यह ग्रामीण जीवन पर आधारित है। इसमें क्या वास्तविक जो देखने को मिलती है। पंचलाइट करता है पेट्रोमैक्स अथवा गैस की लालटेन। एक बार गांव में ऐसे जो लोगों की टोली रामनवमी से उन्हें पेट्रोमैक्स से पेट्रोमैक्स खरीदे। ये एक आपको एक कहानी के माध्यम से समझ जाओगे, तो आपको लिख लोगे। देख लो, अब इसको आप लिख लेना और याद भी कर लेना। ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर बार पहुंच जाती है। अब आपको करवाते हैं बहादुर कहानी। अब करवाते हैं आपको हम। ये रही बहादुर कहानी का सारांश। आपको बहादुर कहानी का सारांश जानना, आपको फिर लिखना है। अमरकांत जी द्वारा लिखित बहादुर कहानी है। अमरकांत जी द्वारा लिखी बहादुर कहानी एक अमरकांत जी द्वारा लिखित बहादुर कहानी एक मध्य परिवार में नौकर के साथ परिवारजनक के साथ द्वारा की गई अत्यधिक कुदु व्यापार की कहानी है। बहादुर नेपाल का 12-13 वर्ष का बालिका है। बहादुर जो है वह नेपाल का 12 या 13 वर्ष का बालक है जो अपनी जो इस कहानी का नायक है। बहादुर इस कहानी का नायक है, जो अपनी माता के दुर्व्यवहार से तंग होकर शहर आ जाता है और निर्मला के परिवार के साथ नौकरी करने लगता है। शहर आ जाता है और वहाँ निर्मला के परिवार के साथ नौकरी करने लग जाता है। बहादुर और निर्मला पहले तो सभी काम बहुत बहादुर कहानी निर्मला सभी काम बहुत अच्छी तरह से करता है। निर्मला और उसका परिवार पहले तो उसके बहुत अच्छा व्यवहार करता है, परंतु कुछ दिन बाद उसे मारपीट और गाली गलौज करने लगते हैं। जैसे मारपीट और गाली गलौज गालियों के कारण बहादुर का मन काम में नहीं लगता। एक दिन निर्मला के पुत्र ने किशोर ने बहादुर को सुअर का बच्चा कहते, जिसे वे सहन नहीं कर पाया, और बहादुर इसे नहीं कर पाया, और अंत वह अपना सारा सामान छोड़कर चला गया। अब बस इतना ही लिखना है बहादुर का नहीं सारांश। ये भी वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जैसे महत्वपूर्ण ऐसे ही ये महत्वपूर्ण है बहादुर।
एक बार और फिर समझ लेते हैं। अमरकांत जी द्वारा लिखित बहादुर कहानी एक मध्य परिवार से संबंधित है। बहादुर इस कहानी का नायक है, जो 12-13 वर्षीय बालिका है, जो अपनी माता के दुर्व्यवहार से तंग होकर शहर आ जाता है और वह निर्मला के परिवार के साथ होने वक्त और वह निर्मला के परिवार के साथ नौकरी करने लग जाता है। निर्मला बहादुर और निर्मला सभी काम बहुत अच्छी तरह से करता है। बहादुर काम बहुत अच्छे से करता है। निर्मला और उसके परिवार बहादुर से बहुत अच्छी तरह से व्यवहार करते हैं, परंतु कुछ समय बाद उसे भी मारपीट और गाली गलौज करते हैं, जिससे बहादुर का मन काम में नहीं लगता। एक दिन निर्मला के पुत्र के सोने से सुअर को चकेती, जिससे बहादुर सहन नहीं पड़ा और साथ सामने को चला गया। बस इतना ही लिखना और 5 मार्क्स कंप्लीट करने हैं। जैसे भाई ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो। अगर वीडियो पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। नंबर 7 है यहाँ पर शर्मा कुमार खंडकाव्य के आधार पर। शर्मा कुमार खंडकाव्य के दूसरे सर की कथा वस्तु को शांत कीजिए। दसवीं खंडकाव्य का किसी एक सर का संक्षेप में वर्णन कीजिए। ये शर्मा कुमार करो या रसमृति करो, इसमें से आपको किसी एक की लिखनी है। जो बहुत से बच्चे होते हैं जिसमें ये 6-7 दी होती है शर्मा कुमार के दूसरे सर्ग, प्रथम सर्ग, तृतीय सर्ग, चतुर्थ सर्ग, इसमें तो बहुत से बच्चे उनको पूरे कर देते हैं। नहीं, इसमें ऐसा नहीं, इसमें से किसी एक को जो आपको याद हो रश्मि खंडकाव्य के आधार पर या शर्मा कुमार का चित्र वो करना है। हम आपको करवाते हैं पहले शर्मा कुमार वाला चित्र देखिएगा। ये रहा रश्मि खंडकाव्य का आधार पर दानवी कर्ण का चरित्र चित्र, जो कि इस प्रकार है। आपको लिखना है, पहले दानवी लिखना है आपको ब्लैक पेन से दानवी करके उसको इस तरह से ये माना टिक सा फिर लिखना। कर्ण एक दानी पूछता, उसके पास जो कोई भी जाता था वह कभी खाली हाथ टूटकर नहीं आता था। इंद्र को वह अपना कवच कुंडल देकर ही स्वयं ही पिण्य होता है। वह कहता है चाह पड़ जाऊं चाह बढ़ जाऊं महाकाल की वीर धारा वीर कर्ण को, किंतु न झूठा हो सकता प्यार। आपको यहाँ तक लिखना, फिर आपको एक हेडिंग डालनी है तेजस्वी। ब्लैक पेन से, फिर आपको ऐसे ही टिक लगाना है आकार को। फिर इसको लिखना है कि कर्ण सूर्य का पुत्र था। कर्ण जो है सूर्य का पुत्र था, इसलिए वह ही सूर्य की ही भांति तेजस्वन था। उसके सामने बड़े से योद्धा टिक नहीं पाते थे। अर्जुन को मारने के बाद उसे बहुत ज्यादा तेजस्वी होने का परिणाम मिलता है। और आपको एक हेडिंग लिखनी है, फिर लिखनी है थर्ड हेडिंग लेकर आपको लिखनी है कृतज्ञ। कर्ण के अंदर कृतज्ञ कूट कूट कर भरी थी। कर्ण के अंदर कृतज्ञ कूट कूट कर भरी है हुई है। शर- कृष्ण ने कर्ण को युद्ध कृष्ण ने युद्ध को कृष्ण ने कृष्ण ने कर्ण को युद्ध में पांडवों का पक्ष लेने से मना किया था। उन्होंने पक्ष लेने से लिए बहुत बहुत समझा, लेकिन उन्होंने दुर्योधन से झले करना उचित समझा। उसे कृतज्ञ होने का परिणाम मिला। तब पड़ता बन गया। आपको एक और हेडिंग डालनी है, लास्ट हेडिंग फोर्थ हेडिंग में लगाना, आपको लिखनी है अजय योद्धा। कर्ण बहुत ही पराक्रमी योद्धा था। कर्ण जो है वो बहुत ही पराक्रमी योद्धा था। उसके सामने उसके कर्ण बहुत ही पराक्रमी योद्धा था। कौशल से ही सभी प्रचलित थे। अर्जुन के वध से उसकी से प्रत्यक्ष को सुनकर पांडवों में डर का उत्पन्न हो गया। आपको बस इतना ये लिखना है, आपको 5 मार्क्स कंप्लीट मिल जाएंगे। एक बार और समझ लो, दिखा देता हूँ आपको। देख लो, एक बार और देख लो, मैं जो दिखाता हूँ आपको। ये युद्ध आपको इस तरह से लिखना है।
बस आपको रसमृत खंड काव्य को और करवाते हैं। यह दशरथ का चरित्र चित्रण। श्यामा कुमार खंड काव्य के आधार पर श्यामा कुमार खंड काव्य के आधार पर दशरथ का चरित्र चित्र इस प्रकार है। आप लोग ना परिचय, ब्लैक पेन से परिचय। राजा दशरथ एक उच्छृंखल में उत्पन्न हुए हैं। उनका वंश एक इच्छापुर नाम से प्रसिद्ध था। उनके पूर्वज गुण उनके अंदर भी विद्वान है। इनके पूर्वज गुण उनके अंदर भी विद्वान है। आपको एक ब्लैक पेन से हेडिंग तेजवान। कर्ण एक तेजस्वी राजा था जिसका कर्ण एक तेजस्वी राजा था पूरी दुनिया में। कर्ण एक तेजस्वी राजा था जिसका पूरी दुनिया में तेज फैला हुआ था। शमकौर को मारने के बाद समर को मारने के पास जब वो समकौर को मारने के पास पहुंचे तो उनको चैन से प्रभावित हो रहा था कि बड़े से बड़े योद्धा जब समकौर में पहुंचे तो उनके चेहरे से प्रकाशित होने लगा कि बड़े से बड़े योद्धा प्रभावित हो जाते हैं, वे कुमार को छोड़कर संहार पर लग जाते हैं। साहसी राजा दशरथ एक साहसी पृथ्वी थे। राजा दशरथ जो थे वे एक साहसी पृथ्वी थे। सुमन कुमार को मारने के बाद वे बहुत ज्यादा साहसी पूर्वक उनके पास जाते हैं साहसी पूर्वक जाते हैं। श्यामा कुमार से परिचय पहुंचने के बाद वे उनके माता पिता के पास जाते हैं जिन्हें साहसी होने का परिणाम मिलता है। पश्चातापी राजा दशरथ के अंदर पश्चातापी फुटूर भरी हुई थी। श्यामा कुमार के मारने के बाद वे बहुत ज्यादा पश्चातापी करते हैं। एक बार और समझ लो आप इसको, आपकी समझ में नहीं आया तो सूर्य समझाते हैं आपको। दशरथ हेडिंग आपको इसमें चढ़ा बढ़ाकर लिखना है आपको, मतलब एक हेडिंग यहाँ तक से लिख लो परिचय तक, इसकी इतना परिचय है, परिचय तक से लिख लो। फिर यहाँ पे इस तीर में कुछ बढ़ा कर लिख देना आपको। ऐसा नहीं कि बिल्कुल आपको बुक के हिसाब से लिखना है, आपको अपने मन के हिसाब से बनाकर लिखना है। जितना बढ़िया बना सकते हो आप इतना आपको मार्क्स मिल जाएगा, ऐसी बात नहीं है। देख सकते हो, ये देखो देख लिया होगा आपने, देख लो। रसमृत खंड काव्य का था रसमृत खंड काव्य का था दानवी कर्ण का जीवन था जो कि इस प्रकार है। यह दानवी कर्ण का प्रथम सर्ग सौंदर्य प्रदर्शन लिखना है। प्रथम सर्ग क्या सौंदर्य प्रदर्शन लिखना है। वो फिर लिखना है आपको इस सर्ग के क्षण प्रारंभ इस सर्ग के प्रारंभिक जीवन एक इस सर्ग के कर्ण के प्रारंभिक जीवन का वर्णन है। कर्ण कर्ण कुंती की तरफ से कुंवावस्था में उत्पन्न हुए हैं। कर्ण स्वरूप कुंती की तरफ से कुंवावस्था में उत्पन्न हुए हैं थे। इसलिए कुंती समाज के डर से एक नदी में बहा देती है इसलिए किंतु समाज देती है। समाज डर से उन्हें एक नहर में कूदा देती है। तू जाति पाने के बाद वे एक सपुत्र कहलाए। एक बार द्रोणाचार्य ने सुपुत्र कहलाए। एक बार द्रोणाचार्य ने सब कौशल एक प्रतियोगिता का आयोजन किया जिसमें कर्ण सभा में पहुंच गए और अर्जुन को छंद युद्ध के लिए चुनौती दे दी। कृपाचार्य ने कर्ण को सबूत जानकर बोले तुम्हें जानकर बोले उनसे बोले कि अर्जुन से समानता कृपाचार्य से बोले यदि कृपाचार्य कर्ण को सबूत जानकर बोले कि अर्जुन से समानता करने के लिए तुम्हें किसी के लिए प्राप्त करना चाहिए। तुम्हें कहीं देश का अंग्रेज राजा बना देना चाहिए। तभी परम मित्र बन गया। एक बार बताते हैं। इस सर्ग में कर्ण कुंती कब से कौन-सा उत्पन्न हुई है। कुंती समाज के डर से वैसे उन्हें एक नदी में बहा देती है। वह सूर्य पाने के बाद वह सपुत्र कहलाया। एक बार द्रोणाचार्य ने एक प्रतियोगिता का आयोजन किया जिसमें कर्ण सभा में पहुंच गया और अर्जुन को छंद के लिए चुनौती दे दिया। कृपाचार्य ने कर्ण को सपुत्र जानकर बोले कि अर्जुन से समानता करने के लिए तुम्हें
तुम्हें कहीं जाने का राज्य प्राप्त करना चाहिए। तुम्हें कहीं जाने का राज्य प्राप्त नहीं, तभी दुर्योधन ने खुश होकर उसे अंगेज का राजा बना दिया। अंगेज का राजा बना दिया, बना दिया, जिससे कर्ण प्रसन्न होकर दुर्योधन के परम मित्र बन गए बन गए। नेक्स्ट हमारा संस्कृति खंड काव्य संस्कृत खंड काव्य का एक पदांश जो होता है 7 नंबर का, वो है। ये तो पहले मैं से बोली, आपको इसमें समझ नहीं आएगा, आपको मॉडल में दिखाता हूँ। ये रहा इसका 15, और देख सकते हो ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कई बार बोर्ड में पहुंच चुका या पहुंच पहुंच गया है ये, कि यादव वचन आवे मैत्रियो पितृयो प्रियो भवती आत्मनस्तु के कमायु प्रीति प्रियो भवती ने आवे जजिया कमाये जजिया प्रिय भवती आत्मर्गे कमाए जजिया भवती ने आवे अरित्र पुत्र विद्रे उमाश अवति। ये लिखा है यहाँ पर। और यहाँ पर अनुवाद है कि यात्रवल्लभ बोले। अब पहले आपको उसका संदर्भ लिखना ना, संदर्भ लिखना, तो पुलिस संदर्भ में लिखेंगे पिछली गुणा से पाठ तक हिंदी खंड में संकलित आत्मर्ग व समर्ग नामक शीर्षक से लिया गया है। आत्मर्ग व समर्ग ये संस्कृत शीर्षक में शीर्षक से लिया गया है। अब इसका अनुवाद लेंगे। यात्रवल्लभ मैत्री से बोले, अले मैत्री पति की इच्छा पूर्ति के लिए नारी प्रिय नहीं होती, बल्कि अपनी इच्छा पूर्ति के लिए पति प्रिय होता है। अपने स्वार्थ से ही पति को चाहती तथा प्रेम करती है, न ही पत्नी की इच्छा पूर्ति के लिए पति को पत्नी प्रिय होती। अपनी इच्छा पूर्ति के लिए पत्नी प्रिय न होती, न ही पुत्र धन कमाता हो तो पुत्र धन प्रिय होता है। अपना ही कमाना के लिए पुत्र अथवा धन प्रिय होता है, न ही सबकी कमाने से प्रिय होती है। आपको इस तरह से समझा गया है यहाँ पर। इसको आप लिख लेना कॉपी में। ये काफी महत्वपूर्ण है, ये काफी बार बार बोर्ड में पूछा जा चुका है, बार बार पूछी जाती है सवाल। आप लिख लेना इसको। चलते हैं नेक्स्ट के साथ। ये है श्लोक, एक श्लोक पूछ जाता है और एक संदर्भ पूछ जाता है 7 नंबर। ये 7 नंबर ये पूछे जाते हैं, जो कि 14 नंबर है। तो इसमें संदर्भ आता है जो कि 2 नंबर का आता है। सुबह भाषाओं मुख्या मधुरा दिव्या गुरुवा भारती तस्या ही मधुर काव्य तमातु तुबातनी। तो इसको संदर्भ लेंगे। यह श्लोक संस्कृत दीर्घिका में सुभाष रानी शीर्षक से लिया गया है। इसे लिखेंगे संस्कृत दीर्घिका में सुभाष रानी शीर्षक पाठ से है। आपको इस तरह के 2 नंबर तो मिल जाएंगे आपको। फिर अनुवाद करेंगे तो 5 नंबर अनुवाद में मिलेंगे कि भाषाओं में संस्कृत सबसे प्रधान मधुर और अलौकिक है, उसमें अधिक मधुर काव्य है और उसके काव्य से अधिक मधु उसके भाषा सुंदर वचन सचुका है। भाषाओं में संस्कृत सबसे प्रधान मधुर और अलौकिक है, उससे अधिक मधुर उसका काव्य है और उस काव्य से अधिक मधुर उससे सुभाषित सुंदर वचन या सूचिका है। आपको तो लिखना पर 7 नंबर से मिल जाएंगे, 7 और 7 14 नंबर मिल जाएंगे आपको। नेक्स्ट आपको दिखाते हैं। नेक्स्ट क्या है इसमें, नेक्स्ट है इसमें भाषा, भयानक भाषा, दुर्गम भाषा, अनुप्रास, अलंकार, चौपाई अथवा कुंडलियां। आपको ये भाषा करवाती हैं, जो कि ये बोर्ड में 2-2 नंबर की पूछी जाती है। पूरा मॉडल पेपर कराएंगे आपको आंसर के साथ। तो भाई ज्यादा शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। करवाते हैं अब आपको हम चौपाई। आपको इस तरह लेना चौपाई। आपको मुंह से बताऊं क्या मैं आपको दिखाता हूँ? चलो आपको दिखाता हूँ, मैं किताब में ही दिखाता हूँ। ये रही चौपाई की परिभाषा, जो कि बोर्ड में 2-2 नंबर की पूछ जाती है। आपको इस तरह से लिखना चौपाई ब्लैक पेन से। फिर उसके आपको ये नगार है। तो आप सबसे पहले यह एक सम्मात्रिक छंद है, जिसके 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। चौपाई इसका एक नहीं है। चौपाई यह सम्मात्रिक जिसके 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। बस आपने रखना 2 नंबर पक्के। नेक्स्ट हमारा दोहा। दोहा में लिखेंगे दोहा एक अर्थसम्मात्रिक छंद है। दोहा एक अर्थसम्मात्रिक छंद, इसके 4 चरण होते हैं। दोहा एक अर्थसम्मात्रिक छंद है, इसके 4 चरण होते हैं। इसकी प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 मात्रा होती हैं। 2 चरण में प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्रा होते हैं। 2 चरण में 11-11 होती हैं। दोहा एक अर्थसम्मात्रिक छंद, इसके 4 चरण होते हैं। इसकी प्रथम
इसके प्रथम और तृतीय चरण में 13-13 मात्रा होती हैं। द्वितीय जो चरण में 11-11 होती हैं। सोरठा बोलेंगे सोरठा। सोरठा यह सोरठा यह सोरठा यह एक सोरठा यह एक असमांतर छंद है जिसके 4 चरण होते हैं। इसके प्रथम और चरण में 11-11 मात्रा होती हैं। द्वितीय चरण में 13-13 मात्रा होती है। दोहा एक सोरठा 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 यह एक असमांतर छंद है जिसके 4 चरण होते हैं। इसके प्रथम और चरण में 11-11 मात्रा होती है। द्वितीय चरण में 13 मात्रा होती है। यमक काव्यों में जहाँ शब्दों की बार-बार आवृत्ति की जाती है। यमक काव्यों में जहाँ शब्दों की बार-बार आवृत्ति की जाती है वहाँ यमक अलंकार होता है। यमक काव्यों में जहाँ शब्दों की बार-बार आवृत्ति की जाती है अर्थ में भिन्नता हो वहाँ यमक अलंकार होता है। यमक काव्यों में जहाँ शब्दों की बार-बार आवृत्ति की जाती है और अर्थ में भिन्नता हो वहाँ यमक अलंकार होता है। नेक्स्ट हमारा विप्सव। विप्सव जब काव्य या नाटक में घृणा जब काव्य या नाटक में घृणा जुगुप्सा जब काव्य में नाटक की चिकित्सा चिकित्सा जुगुप्सा अनुचर भाव से उत्पन्न होती हो वहाँ विप्सव रस अलंकार होता है। विप्सव जब काव्य में नाटक या जब जब काव्य में नाटक से घृणा और जुगुप्सा 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 अरुचिकर से भाव से उत्पन्न होते तो वहाँ विप्सव अलंकार होता है। श्रृंगार श्रृंगार से व्यवहार जहाँ प्रेम श्रृंगार से व्यवहार जहाँ प्रेमिका नायक नायिका मन का प्रतिशत होता हो विवाह अनुवाद से होता हो वहाँ श्रृंगार रस होता है। श्रृंगार से व्यवहार जहाँ प्रेमिका नायक नायिका मन का प्रतिशत होता हो विवाह अनुवाद से होता हो वहाँ श्रृंगार रस होता है। अब आपको आतंकवाद के वो करवा देती है। आतंकवाद का निबंध करवा देते हैं। आतंकवाद निबंध पर चलते हैं। आपको लिखना है आतंकवाद पर निबंध। आपको आतंकवाद को लिखना पड़ेगा तो लिखना है को प्रस्तावना तो लिखेंगे हेडिंग बनाकर आतंकवाद एक गैर कानूनी प्रवृत्ति है। आतंकवाद एक गैर कानूनी प्रवृत्ति है। यह एक प्रकार की आतंकवाद एक गैर कानूनी प्रवृत्ति यह एक प्रकार की हिंसा है जो लोगों को गैर कानूनी और अन्य प्रकार के डालने की विधि है। फिर दूसरी हेडिंग आतंकवाद का अर्थ। फिर आपको दूसरी हेडिंग डालेंगे ब्लैक पेन से कि आतंकवाद का अर्थ। आतंकवाद का अर्थ है आतंकवाद का अर्थ होता है आतंक फैलाना या आतंकवाद को बढ़ावा देना। तो आतंक फैलाना आतंकवाद को बढ़ावा देना। आतंकवाद का एक प्रकार की हिंसात्मक गतिविधि होती है। आतंकवाद एक प्रकार की हिंसात्मक गतिविधि होती है अर्थात कुछ लोगों के समूह द्वारा अन्यायपूर्ण और हिंसात्मक गतिविधियों को अंजाम देने की प्रक्रिया को आतंकवाद कहते हैं। और लिखेंगे आतंकवाद के परिणाम। आतंकवाद के कारण आज हमारे देश में तेजी से बढ़ती बेरोजगारी आज हमारी बढ़ती तेजी से जनसंख्या बेरोजगारी गरीबी भूखमरी की आदि की वजह से लोग परेशान होकर आतंकवाद का रास्ता अपना लेते हैं। कुछ लोग इन बेरोजगार गरीबों पे फुसला कर इस रास्ते पर ढकेल देते हैं और लोगों को आतंकवाद के रास्ते पर ढकेल देते हैं। अब लिखेंगे आतंकवाद दुष्परिणाम। आतंकवाद की वजह से हमें असुरक्षा की भावना उत्पन्न होती है। आतंकवाद अपनी बातों को बनवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। डराकर अभ्यास डर का माहौल बनाकर अपनी बातों को बनाने के लिए पूरी करवाते हैं। आतंकवाद की क्रिया या मानव जाति को बड़े पैमाने पर एक बड़े पर आरंभ करते हैं और लोगों को इतना डरा देते हैं कि अपने वे घर से लिखने में भी डरते हैं। वे अपने घर से लिखने में भी डरते हैं। लेकिन आप उस तरह से ही लिखना है हेडिंग बनाकर देख रही हो आप। आपको इस तरह से ही लिखना है आतंकवाद परिणाम और आपको एक एप्लीकेशन आएगी सफाई की एप्लीकेशन भी कराते हैं हम आपको अभी 15 के साथ।
अपने गली मोहल्ले की नालियों की समूची सफाई के लिए नगर निगम स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र पत्र। सेवा में श्रीमान अधिकारी, सेवा में श्रीमान स्वच्छ नगर अधिकारी, सेवा में श्रीमान स्वच्छ अधिकारी, सेवा में श्रीमान स्वच्छ अधिकारी महोदय सिंगापुर नगर निगम। जैसे कि मैं अभी लिख देता हूँ, सिंगापुर स्वच्छ नगम, सिंगापुर नगर निगम। सेवा में श्रीमान स्वच्छ नगर अधिकारी महोदय सिंगापुर नगर निगम। स्वच्छ विभाग दिनांक 23 विषय मोहल्ले सफाई मैं आपका ध्यान मैं आपका ध्यान हमारे मोहल्ले में फैली और चारियों गंदगी का क्षेत्र जहाँ गली में बड़े बड़े कूड़े के ढेर हैं। जी हाँ, जहाँ गली में जगह जगह कूड़े के बड़े बड़े ढेर हैं और बड़े बड़े गड्ढे जिनमें बरसात का पानी भर जाता है। मोहल्ले की नालियाँ कूड़े कचरे से भरी हैं जिससे मच्छर पैदा हो रहे हैं, जिससे पानी सड़क पर आ रहा है पैदा हो रहा है। आपसे अनुरोध है जैसे सफाई करवाने का ठोस प्रबंध करें। हमें हमें आशा है कि आप इस विषय में ठोस प्रबंध करेंगे। प्रबंध करेंगे। धन्यवाद। आपको इतना लिखना है। आपको एक बार और दिखा देते हैं। अपने के लिए मूल्य सफाई के लिए पत्र पत्र सेवा श्रीमान स्वतंत्र अधिकारी महोदय सिंगापुर नगर निगम स्वास्थ्य विभाग दिनांकदार यहाँ पर 13/7/2025 विषय मूल्य की सभा आवेदन पत्र। मैं आपको ध्यान हमारे मोहल्ले में पहले 4 गुण की हूँ जहाँ गली में बड़े बड़े कूड़े ढेर लगे हुए हैं। आपको इस तरह से ही देख लो, आप लिख लेना अपनी कॉपी में। ये रही आपकी ये रही आपकी एप्लीकेशन। तो भाई जिस भाई ने मुझे सब्सक्राइब कर लो यार, बहुत मेहनत लगती है इस वीडियो बनाने में। प्लीज अपना सपोर्ट दिखाएं, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।